अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हम उसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। जैसे हमने कहा कि ये उन चीज़ों के साथ डील करती है जिनमें हम फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है, उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो टू प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है। नंबर वन कि फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहेंगे, कि कोई भी हमारे पास नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स हैं तो उनके लिए हमारे जो न्यूटन के लॉज हैं वो तमाम कितने भी फ़िज़िक्स के लॉज हैं वो सारे किसी भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर सेम रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में सेम रहेगी, वो मोशन ऑफ ऑब्जर्वर्स से इंडिपेंडेंट है। उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे ऑब्जर्वर्स मूव कर रहे हैं या वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं या वो स्टेशनरी हैं। इन सब से स्पीड ऑफ लाइट पर कोई असर नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट का हमारे पास फार्मूला होता है c=√1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। जब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आया, जिसको हम कहते हैं कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसके जो रिज़ल्ट्स थे उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम डायलेशन को। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है कि टाइम जो है ये कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन पे के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा जो है वो मूव कर रहा है स्लो, तो हमारा टाइम जो है वो भी जो है वो थोड़ा फास्ट मूव करेगा। लेकिन अगर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बहुत हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो हमारा टाइम डायलेट हो जाएगा, हमारा जो टाइम है वो पास होगा लेकिन बहुत स्लोली। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है किसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर, वो दो इवेंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल को मेजर करेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये प्रॉपर टाइम है, क्योंकि वो स्टेशनरी है। हमारे पास हम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ले रहे हैं जो कि स्टेशनरी कंडीशन में है, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर टाइम कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, तो हम कहेंगे कि उसका टाइम हम जो मेजर करेंगे वो होगा t=t0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c²। इस कंडीशन को हम कहते हैं रेलेविस्टिक टाइम डायलेशन इक्वेशन। ये हमें बताती है कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है तो हमारे पास टाइम जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है और हमारा टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो है रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ इवेंट्स की वजह से हमारा टाइम जो है वो डायलेट हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, कि हमारे पास किसी भी इवेंट की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है जब हम उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ डील करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है। अगर हम अर्थ से किसी स्टार का डिस्टेंस ले लें या कोई भी दो पॉइंट्स हम कंसीडर करें कि हम कहें कि इनके दरमियान कि एक जिनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दो लोग, एक वो जो एक मूविंग स्पेसशिप के अंदर है, ठीक है, और एक ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ के ऊपर है, वो दोनों उन्हीं सेम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो जो अर्थ का ऑब्जर्वर है वो भी उनको मेजर करेगा, लेकिन जो स्पेस का ऑब्जर्वर है स्पेसशिप के अंदर जो मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्टेंस स्मॉलर होगा, लेकिन अर्थ वाले के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस जो है एज़ कम्पेयर टू स्पेसशिप वाले ऑब्जर्वर के लॉन्गर होगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्पेसशिप ऑब्जर्वर के लिए
हमारी जो डिस्टेंस था, इसको हम कहते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। इसको हम लॉरेंट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ भी कहते हैं। और इसकी एक अहम बात ये होती है कि हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है ये हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी। ये कभी भी हमारे जो है ऑब्जर्व या डायरेक्शन ऑफ मोशन के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें, जब हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा तो हम उसे कहेंगे कि प्रॉपर टाइम है। अब प्रॉपर टाइम हमारे पास आ गया, जिसको हमने कहा प्रॉपर लेंथ हमारे पास आ गई, जिसको हमने कहा L0। अब हम ले रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो एक दूसरे के अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में हैं, उनकी स्पीड v है, तो उनके लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ क्या होगी, उसको हम कहते हैं कि L। तो L की वैल्यू हमारे पास होगी L0 √1 - v²/c²। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। अब इसके बाद हम मास वेरिएशन की बात करेंगे। ये तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ये बताया कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेरिंग क्वांटिटी है। जब हम कहते हैं किसी भी बॉडी का मास जो है, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, हम कहते हैं कि मास जो है वो हमेशा सेम रहता है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेकिन हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि ये एक वेरिंग क्वांटिटी है। ये किसी भी बॉडी की स्पीड के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। कि अगर एक रेस्ट मैस अगर हम किसी भी बॉडी का लें तो हम उसको कहते हैं उसका प्रॉपर मैस है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो, हम कहते हैं कि सपोज उसकी स्पीड जो है वो v है, तो उसका मैस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका हम पहले फार्मूला डिस्कस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि m जो है ये हमारे पास रेस्ट मैस डिवाइडेड बाय 1 - v²/c² के इक्वल होगा। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मास बॉडी का किस तरह से हुआ, क्योंकि जब हमारी कोई भी बॉडी फास्ट मूव कर रही होती है तो उसका मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जब उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है तो उसका मास भी बढ़ जाएगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है तो उसका मास जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस इंक्रीज़ इन मास होता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन इनर्शिया, और ड्यू टू इनर्शिया इंक्रीज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हाई स्पीड की वजह से। तो इस तरह से ये आते हैं हमारे पास मास वेरिएशन। अब इसके बाद हम लिमिटिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास हमारी जो हम कह रहे हैं स्पीड v, ये हमारे पास अप्रोच कर जाए c को, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को, तो हमें उस कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा। जब भी कोई बॉडी इतनी स्पीड के साथ मूव करती है तो उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर मास वाला फार्मूला पुट किया कि m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - c²/v²। अब हमने कहा कि हमारा v जो है वो c के इक्वल हो गया है। ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमने v की जगह पर c पुट कर सकते हैं या c की जगह पर v भी पुट कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास आएगा 1। तो हमारे पास आया m0 डिवाइडेड बाय 1 - 1, तो इसने हमें दिया m0 डिवाइडेड बाय √0। जब हमने √0 को सॉल्व किया तो हमें इन्फिनिटी मिले। जब हमारे पास कोई भी बॉडी उसकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाती है तो उसका मास इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि उसका मास बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इस रिज़ल्ट को हमने लिमिटिंग स्पीड का नाम दिया। हमने कहा कि अगर किसी बॉडी की स्पीड एक ख़ास लिमिट से इंक्रीज़ कर जाए तो उसका मास जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास मास जो है इनफिनाइट होगा किसी भी बॉडी का, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए। लेकिन मास जब इनफिनाइट है तो फोर्स भी इनफिनाइट होगी।
तो इन्फिनाइट फोर्स जो है ये अप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके साथ हम डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं कर सकता। सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स जिनका रेस्ट मैस जो है वो ज़ीरो होता है, या हम कहते हैं जिनका रेस्ट मैस नहीं होता, सिर्फ वो पार्टिकल्स या वो वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकती हैं, जैसे कि फोटोन है हमारे पास। उसके बाद हम मैस एनर्जी रिलेशन के बारे में बात करेंगे। मैस एनर्जी रिलेशन हमें यह बताता है कि मैस और एनर्जी जो हैं ये तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये एक इंटरचेंजेबल है। हमारा मैस जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी जो है वो मैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम इसका देखें कि ये किस तरह से होता है, तो हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc²। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी बॉडी का रेस्ट मैस है m0 और E0 है उसकी रेस्ट एनर्जी, तो हम E की जगह पे E0 और m की जगह पे m0 को पुट करेंगे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि उस बॉडी में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसकी में सारी एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? चेंज इन एनर्जी जो है उसके इक्वल होगी। और चेंज इन एनर्जी यानी कि हमारे पास मैस माइनस प्रॉपर मैस, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास चेंज इन मैस है। तो जब हम चेंज इन मैस को मैस की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन मैस की वैल्यू आएगी ΔE/c²। सी जो है ये बहुत लार्ज वैल्यू होती है इसकी, जैसे कि हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस चेंज इन मास जो है वो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इन दिस कंडीशन हमारा मैस और एनर्जी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। तो अगर इन सारी प्रॉपर्टी, इन सारे रिजल्ट्स में आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ, स्टे होम।